हेलो सभी पाठकगण एवं साथियों। आज मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूँ, जिसे आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, जिसे आप स्मरण कर और ध्यान से पढ़कर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए आज मैं आप लोगों को ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण कर आप लोगों को बताता हूँ, जिसे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने पहले प्रश्न ब्लू वाटर पॉलिसी से शुरू करता हूँ कि ब्लू वाटर पॉलिसी इतिहास में किसकी देन थी और कौन से व्यक्ति ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाने जाते थे। यह अक्सर परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए कौन प्रसिद्ध थे और ये किनकी देन थी। तो आइए हम लोग इसे विस्तार से हम लोग जानते हैं कि यह ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगाल के एक प्रसिद्ध व्यक्ति फ्रांसिस्को डी अल्मेरा थे, जो भारत के प्रथम गवर्नर थे, जो अपनी नीति ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे हमारे देश में, जिसे जल नीति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो यह प्रश्न हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे। पहला कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी देन थी। तो उत्तर में होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम आते ही फ्रांसिस्को डी अल्मेरा का नाम जुड़ जाता है, जो यह इस नीति का जनक माने जाते हैं, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी को एक्सपर्ट परीक्षा में इसके हिंदी रूपांतरण जल नीति के नाम से भी पूछ देते हैं कि जल नीति की पॉलिसी किसने अपनाई थी। नीली जल नीति किसने अपनाई थी। तो आप इसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से ही समझिएगा, क्योंकि इसका रूपांतरण करके भी एक्सपर्ट पूछते हैं कि नीली जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी देन है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के नाम से जानेंगे। यह प्रथम भारतीय पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने इस नीति को अपनाई थी, और इसके कारण हमारे देश में यह काफ़ी प्रसिद्ध भी थे और ये इसी नीति के कारण यह चर्चा में रहे। अगला हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को, दोस्तों यह प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर को आप लोग याद रखेंगे और स्मरण में रखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस तरह के, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आगे हम महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरे की चर्चा करेंगे और देखेंगे। दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि किंग मेकर या राजा निर्माता के रूप में इतिहास में किन्हें जाना जाता है। उत्तर होगा सैयद बंधुओं को
जिन्हें अब्दुल्ला खां और हुसैन अली भी कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा पाठकगण कि इतिहास का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किंग मेकर यानी नृप निर्माता राजा बनाने वाले ये कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको उपाधि मिली थी किंग मेकर के रूप में। तो इसका उत्तर होगा सैयद बंधुओं को। यहाँ सैयद बंधुओं को जिन्होंने अब्दुल्ला खां और हुसैन अली भी कहते हैं। सैयद बंधु के नाम से अब्दुल्ला खां और हुसैन अली इतिहास में जाने जाते हैं, जिन्हें किंग मेकर के उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि यह 1713 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक मुगल प्रशासन में इनका बोलबाला और वर्चस्व काफ़ी अधिक था। और इसी वर्चस्व और ताकत के बल पर ये जिन्हें चाहते उन्हें राजा की गद्दी पर बैठा देते थे, और जब उनको पसंद नहीं आते थे राजा तो उन्हें उतार कर दूसरे व्यक्ति को राजा के गद्दी पर आसीन कर देते। तो इसी कारण से इन्हें किंग मेकर यानी राजा निर्माता के रूप में इतिहास में उपाधि मिली है। और इस तरह के उदाहरण इन्होंने मुगल प्रशासन में फ़रोख्सियर के साथ किया। फ़रोख्सियर को इन्होंने अपनी पसंद से मुगल प्रशासन की गद्दी पर बैठाया, और जब उन्हें पसंद नहीं भी आए तो उन्हें उतार कर मोहम्मद शाह को पुनः गद्दी पर बैठा दिए। तो इस तरह से अपनी ताकत और वर्चस्व के आधार पर सैयद बंधु जिन्हें चाहते राजा बनाते और जिन्हें चाहते न चाहते उन्हें उतार कर किसी दूसरे अपनी पसंद के अनुसार उसे राजा के गद्दी पर बैठा देते थे। अतः इसी कारण से इन दो सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को इतिहास में किंग मेकर की उपाधि मिली है। अब आगे हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हमारे शरीर में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक है? उत्तर में होगा ऑक्सीजन। इसे ऑक्सीजन संकेत में इसे सिर्फ ओ लिखते हैं, ओ लिखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में लगभग 70% हिस्सा जल है, और इस जल में ऑक्सीजन गैस भी घुला हुआ है, यानी ऑक्सीजन तत्व भी मौजूद है, जो हमारे शरीर में जल के साथ विराजमान है। साथ ही साथ हम लोग सांस के रूप में जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं वह भी हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, जिससे हमारा शरीर के विभिन्न भाग की प्रत्येक कोशिकाएं ऑक्सीकृत होती है और हमारा शरीर जीवंत हो रहता है और स्वस्थ रहता है। तो यह ऑक्सीजन ही एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में इसकी मात्रा सबसे अधिक है मौजूद है। और यह जब जल की चर्चा हुई तो यह भी नोट रखिएगा कि नोट में कि जल जो है यानी वाटर का रासायनिक सूत्र H2O होता है, यानी H से हाइड्रोजन
का दो भाग या परमाणु और ऑक्सीजन का एक भाग मिलकर जल बना है। यानी जल यानी वाटर का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जिसमें H का मतलब हाइड्रोजन का दो भाग या परमाणु और ऑक्सीजन का एक भाग मिला होता है, जिससे जल का निर्माण हुआ है। आगे हम लोग चौथे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, संसार में सबसे गर्म जगह यानी स्थान कहाँ पर होता है? उत्तर होगा टॉरिड जोन, which is called hottest जोन। संसार में सबसे गर्म स्थान कहाँ होता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अभी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहे इसे प्रश्न, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। हाँ, संसार में सबसे गर्म स्थान टॉरिड जोन को माना जाता है पृथ्वी का, जिसे सबसे हॉटेस्ट जोन कहते हैं। यह भी अक्सर पूछा जाता है कि विच इज द हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ। तो इसका जो सवाल, इस सवाल का जवाब आप लोग टॉरिड जोन के रूप में दीजिएगा, जिसे हॉटेस्ट जोन कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है। तो संसार में सबसे गर्म स्थान इसी टॉरिड जोन को मानते हैं, जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और यह पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है, जो लगभग बीचों बीच से, हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। इसी विषुवत रेखा के आसपास के इलाकों को टॉरिड जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें सीधे लंबवत पड़ती है, जिससे यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है और आसपास के क्षेत्र गर्म रहता है। तो इस टॉरिड जोन को ही विषुवत रेखा के आसपास के स्थान पर संसार में सबसे अधिक गर्म स्थान पाया जाता है। अब आगे हम लोग पांचवा प्रश्न जानेंगे। ये विज्ञान से आपका जुड़ा हुआ है। पाठ को आपको यह बता दें कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय होता है, जिसमें आपको सभी विषय इतिहास, भूगोल, नागरिक, साइंस, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, अर्थशास्त्र, लगभग कंप्यूटर, सभी क्षेत्रों से प्रश्न इसमें समाहित होते हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होते हैं। इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए मैंने इस वीडियो में लगभग अन्य विषयों के प्रश्नों को भी समाहित किया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग चलते हैं। हमारा विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी से, फिजिक्स से जुड़ा हुआ यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग देखते हैं और इससे जुड़े हुए प्रश्नों और उसके उत्तर के विश्लेषण के बारे में जानते हैं। तो चलिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? जड़त्व की परिभाषा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है, जो
न्यूटन का गति के प्रथम नियम का परिभाषा है, वही जड़त्व के नियम का परिभाषा भी है। तो हम लोग न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जान लेते हैं कि आखिर न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या है। वो पाठकगण, आप लोग यहाँ देखिए कि न्यूटन के बारे में न्यूटन की चर्चा हो रही है, तो न्यूटन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। न्यूटन जो था इंग्लैंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, जिन्हें सर आइजैक न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने जीवन में विज्ञान के क्षेत्रों में अनेक बहुत महत्वपूर्ण खोज एवं आविष्कार किए और यह अपने इसी आविष्कार और खोज के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। उसमें न्यूटन ने अपने गति के नियम को भी दिया, जिसे न्यूटन के प्रथम गति नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के नाम से भी जानते हैं। और न्यूटन ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ में पाई जाती है, उसका भी इन्होंने पता लगाया। तो न्यूटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विज्ञान को अपने जीवन में एक अनमोल रत्न दिए, जो इससे विज्ञान की काफ़ी उन्नति हुई। और इस विज्ञान की उन्नति में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो न्यूटन से जुड़े हुए यह प्रश्न, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, जड़त्व की परिभाषा मिलती है। तो हम लोग आज जानते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर स्थिर रहती है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और यह वस्तु अगर गतिशील अवस्था में चल रही है तो वह गति में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसमें परिवर्तन नहीं कर दे। अतः न्यूटन के अनुसार, गति के प्रथम नियम के अनुसार, कोई भी वस्तु तभी वह परिवर्तन में आएगी जब उस पर हम बाह्य बल लगाएंगे, नहीं तो वह अपनी विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहती है, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही चलती रहेगी, तब तक जब तक कि उस पर हम बल नहीं लगा देते बाहरी। तो यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, और इसी नियम को हम जड़त्व के नियम को भी कहते हैं, यानी जड़त्व के नियम भी जानते हैं। तो इस न्यूटन के प्रथम के नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है, कन्फर्म हो गए। अब न्यूटन के प्रथम गति के नियम दैनिक जीवन में इसके हम कैसे प्रमाण को देखते हैं। तो उदाहरण के तौर पर, जब गतिशील बस के साथ हम लोग सवार रहते हैं, तो गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये अक्सर विज्ञान में प्रश्नों में पूछे भी जाते हैं, परीक्षाओं में, कि अगर कोई बस गतिशील है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो इसका संबंध न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार है, जो न्यूटन के प्रथम गति के नियम परिभाषा में दिया गया है। यदि कोई वस्तु गति में रहती है तो गतिशील में ही रहना चाहती है, और कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है तो विराम में ही रहती है, जब तक कि उस पर बल नहीं लगा देते। तो बस के साथ साथ आइए हम इस कारण को जानते हैं कि बस के साथ साथ हमारा शरीर भी गतिशील रहता है, और यदि बस में अचानक ब्रेक लगती है तो बस के फर्श के साथ हमारा पैर भी संपर्क में रहता है, जो विराम अवस्था में आ जाती है। लेकिन शरीर का ऊपरी भाग गतिशील ही रहता है और गति में ही रहना चाहता है। अतः बस में अचानक ब्रेक लगने से हम लोग, यात्री लोग, सवार बैठे बस के आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी तरह से एक अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि रुकी हुई बस में सवार यात्री जब अचानक बस खुलती है, गति में आती है, तो पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो यह भी न्यूटन के प्रथम गति के नियम से जुड़ा हुआ है कि यदि बस के साथ साथ हमारा शरीर भी विराम अवस्था में रहता है और बस में अचानक गति आती है, तो हमारा शरीर जो विरामावस्था में है वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, लेकिन पैर और बस गति में आ जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा विरामावस्था में ही रहता है। इसलिए बस के अचानक गति में आने पर हम लोग पीछे की ओर पीछे की ओर झुक जाते हैं।
आज के लिए यह आप लोगों का वीडियो काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आगे भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और परीक्षा में सफलता दिलाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो अतः मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे इस वीडियो को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें रंजीत सर रियल क्लासेज चैनल को, और अधिक से अधिक दोस्तों एवं रिश्तेदारों के बीच शेयर करें, ताकि मेरे यह महत्वपूर्ण ज्ञान सभी लोगों तक पहुंच सके और वे भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके और जीवन में उन्नति एवं सफल हो सके।